प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हस्ताक्षर में हम एक पुस्तक की बात करेंगे। ये पुस्तक मेरे हाथों में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दुनिया मेरे आगे। दोस्तों इसके शीर्षक पर जब मेरी नज़र गई तो मेरे जहन में एकाएक गालिब आ गए। गालिब का एक शेर है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं प्रियदर्शन। दोस्तों प्रियदर्शन हिंदी साहित्य का एक जाना माना नाम है। वे कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं और इससे बड़ी बात वे हिंदी के एक ईमानदार पत्रकार हैं और एनडीटीवी में कार्यरत हैं। दोस्तों जहाँ तक किताब का मामला है अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है शीर्षक से ही मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मुझे लगता है जैसे शीर्षक से ही याद के पन्नों का सफर शुरू हो जाता है। लेखक प्रियदर्शन इन संस्मरणों की बात करते हुए रिश्तों की जिस गली से गुजरते हैं वहां अपनी यात्रा का बयान करते हुए बहुत ही संतुलित रहते हैं, बहुत विचारात्मक रहते हैं। ये संस्मरण नहीं है, मात्र संस्मरण नहीं कहूंगा मैं इनको, ये हमारी हिंदी साहित्य के महान लेखकों की जिंदगी के दस्तावेज हैं। संस्मरण से हटके थोड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संस्मरण जब भी लिखे जाते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष पर लिखे जाते हैं, और जब संस्मरण लिखे जाते हैं तो उस व्यक्ति विशेष का लेखक के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव होता है। वह सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है ये अलग बात है, लेकिन वो प्रभाव लेकर लेखक उस जमीन पर उतरता है जहां से संस्मरण निकलते हैं। दोस्तों लेकिन ये आलेख पढ़ते हुए मुझे बहुत ही प्रियदर्शन बहुत ही निर्लिप्त भाव से लगे कि जैसे भावना की बहती नदी में अपनी तर्कपूर्ण नैया पर बैठकर आराम से निकल रहे हों और जो विचारात्मक संवाद जो रचते हैं वह अपने आप में कमाल है। इस तक दुनिया मेरे आगे का जो आवरण है वह अनुप्रिया ने बनाया है। दोस्तों अनुप्रिया के चित्र महज चित्र नहीं होते, वे चित्र संवाद रचते हैं, वे चित्र कथा कहते हैं, वे चित्र आंदोलन में जैसे भाग लेते नजर आते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है सेतु प्रकाशन से और कीमत वाजिब सी है 180 रुपए। पहला ही आलेख है इस पुस्तक में जो निर्मल वर्मा पर है, निर्मल स्मृति का वह एक चिथड़ा सुख। दोस्तों उनकी एक पुस्तक है एक चिथड़ा सुख जिससे यह शीर्षक बना है। तो पहले आलेख की शुरुआत इतने खूबसूरत शब्दों में करते हैं कि मेरा मन होता है वह जो पहला संवाद है लेखक अपने आप से करता है उस संवाद को मैं आपके सामने पढ़ूं। उन सीढ़ियों की अब बहुत धुंधली सी याद आती है। स्मृति और कल्पना के मिले जुले रसायन के बीच एक जीना उभरता है और जिस पर अपने ही सहमे से पाँवों की पदचाप सुन रहा हूं मैं। ऊपर जाता हूं यह भी याद नहीं कि घंटी थी या सांकल, लेकिन उस शख्स का चेहरा साफ साफ याद है जिसने दरवाजा खोला था। उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी, किसी आंतरिक शांति और करुणा के मेल से बनी हुई चमक। उसकी मृदु कांपती सी आवाज ने पूछा, किससे मिलना है? मुझे उनसे नहीं मिलना था, मुझे उनकी पत्नी से मिलना था। वह यह सुनकर मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गए और कुछ देर मेरे पास बैठे रहे। ना उन्होंने कुछ कहा न मैंने कुछ पूछा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी आ गई तो वे चले गए। यह साल 1994 था। वे निर्मल वर्मा थे, मेरे प्रिय लेखक। लेकिन मैं उन दिनों पंकज बिष्ट के संपादन में निकलने वाली पत्रिका के लिए आजकल के लिए गगन गिल का इंटरव्यू करने आया था। जब निर्मल वर्मा सामने आए
तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, तो हमारे बीच चुप्पी बैठी रही। कितने खूबसूरत शब्दों में लेखक ने उस जगह का, उस स्थान का, उस व्यक्ति का शब्द चित्र खींचा है। उस दिन बरसात हो रही थी और प्रियदर्शन गगन गिल का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन बरसात लगातार हुए जा रही थी, कभी तेज कभी धीमी। थोड़ी देर बाद जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो लेखक प्रियदर्शन जाने लगे। जैसे ही सीढ़ियों में नीचे उतरे, देखा गली में बहुत पानी है। यह देखते हुए वे सोच ही रहे थे कि किस तरह से जाया जाए। पैंट के पहुंचे ऊपर करने शुरू कर दिए। इतने में सीढ़ियों में से पीछे से आवाज आती है, अरे अरे, आप ऐसे में कहाँ जाएंगे, आप वापस आइए, थोड़ी देर बाद चले जाइए। पीछे से एक मृदु आवाज उनको खींचते हुए वापस ड्राइंग रूम में ले जाती है। वहां तीनों उनके प्रिय लेखक निर्मल वर्मा, गगन गिल और प्रियदर्शन तीनों काफी देर बैठे रहते हैं। जब बारिश रुकती है तब किसी हिसाब से प्रियदर्शन वापस आते हैं। आते हुए बताते हैं कि वे आज बड़े समृद्ध होकर वहां से वापस आए हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी साहित्यकार के लिए अपने प्रिय लेखक से मिलना समृद्ध होना ही होता है। मुझे याद आती है अनुपम मिश्र की वह पुस्तक राजस्थान की रजत, जिसमें से एक लंबा अंश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में एक 10वीं या 11वीं कक्षा में दर्ज है, जो सीधे सीधे संवाद बच्चों के साथ स्थापित करती है। इस बात के लिए मैं CBSE और NCERT का आभारी हूँ, ताकि ऐसे पाठ जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जो हमारे आने वाले समय की चिंता है, वह सीधी बच्चों तक पहुँचे। बच्चे उसके बारे में सोचने लगें, उसके बारे में काम करने लगें। प्रियदर्शन की एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इस पुस्तक में भी कहीं नजर आई है, वह है इनके लेखन की ईमानदारी और इनकी अपने बारे में भी ईमानदारी से बताना। एक जगह अनुपम जी को ये पता चलता है कि प्रियदर्शन अपने पाठकों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, तो वे उनको समझाते हुए बताते हैं और कहते हैं कि आप एक काम करें, पोस्ट ऑफिस जाएं, वहाँ से कुछ पोस्ट कार्ड खरीद लें और उन सभी प्रश्नों के उत्तर दें, उन सवालों के, उन जिज्ञासाओं के उत्तर दें जो आपके पाठक आपसे चाहते हैं। तो प्रियदर्शन जी को ये बात अच्छी लगी। वो एक दिन गए और 40-50 पोस्ट कार्ड खरीद लाते हैं। संवाद स्थापित हो जाता है, पत्र लिखने शुरू कर देते हैं। 40-50 पोस्ट कार्ड खत्म होने के बाद अब क्या? तो प्रियदर्शन उसके बाद दोबारा पोस्ट ऑफिस नहीं जा पाते और यह क्रम, यह कड़ी, जो पुल स्थापित हुआ था पाठक और लेखक के बीच में, वो पुल फिर से टूट गया। तो इस लापरवाही के बारे में भी स्वीकार करते हैं और इसके साथ ही वे बताते हैं कि एक जगह कहते हैं कि अनुपम मिश्र जी से पिछले 20 सालों में जितना कुछ मैं ले सकता था, वह अपनी वजह से ही नहीं ले पाया। इसका मुझे अफसोस है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह पर। साहित्य की दुनिया का एक बड़ा नाम, साहित्य की दुनिया का एक विराट व्यक्तित्व, जो जहां मोहर लगा दे वहीं से विचार बड़ा हो जाता था। कोई किसी भी विचार पर वे टिप्पणी दे दें, वह विचार सर्वमान्य हो जाता था। दोस्तों, इस आलेख का शीर्षक है नामवर सिंह नहीं रहे, लेकिन वे हमारे बीच रहेंगे। वास्तव में वे हमारे बीच रहेंगे, अपने लेखन से, अपनी टिप्पणियों से, अपने कामों से। मैं पुस्तक में आए तमाम आलेखों को
का लेखा जोखा ले रहा था, जिसमें बहुत ही विशेषता ये रही है कि हर चैप्टर का या हर संस्मरण का शीर्षक बहुत प्यारा दिया है, बहुत अच्छे दिए हैं। एक और बेहतरीन शीर्षक पर हम विचार करते हैं, वो है केदारनाथ सिंह जी के बारे में। आप सब जानते हैं कि केदारनाथ सिंह हिंदी भाषा के एक ऐसे कवि हुए हैं जो लोक जीवन के साथ जुड़े रहे हैं, लोक जीवन में से ही उनकी कविताएं निकली हैं। यही कुछ देखते हुए शायद इस संस्मरण का जो शीर्षक दिया गया है वो है हम हुए केदार हुए मीर हुए। केदारनाथ सिंह की तुलना मीर से की गई है। जिस तरह से फारसी में मीर हुए हैं, हिंदी में केदार हुए हैं। मीर भी लोक जीवन से अपनी रचनाएं चुनते रहे हैं। मीर की रचनाएं भी लोगों की रचनाएं हैं, और जो हमारे केदार जी की रचनाएं भी वो लोगों में से निकली हैं। मीर फारसी के हैं तो केदार हिंदी के हैं। दोनों ही अपनी अपनी वजह से, भाषा की वजह से, अपनी भाषा की वजह से ही उसमें जो फ्लेवर आया है, उस फ्लेवर की वजह से ही तमाम शायरों से अलग खड़े दिखाई देते हैं। प्रियदर्शन दोनों लेखकों की स्वभावगत और भाषागत दोनों समानताओं का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी खूब बात है। दोनों कवियों की रचना कर्म की भूमि लोक जीवन तो है ही, इसलिए प्रियदर्शन ने केदार की तुलना मीर से की है। केदार जी की कविता हम सब जानते हैं, चूल्हे की गंध से निकलती है, रोटी की गंध से निकलती है, चूल्हे की आग से निकलती है। वो मजदूर के पसीने की व्यथा कहती है। इसलिए प्रियदर्शन के बारे में वो लिखते हुए कहते हैं कि केदार दिल्ली की सड़कों पर किसी पत्ते की तरह उड़ते हुए नजर आते हैं, या कभी पुराने किसी गडरिये का उदास चेहरा लिए हुए वो हमको मिलते हैं। मेरे दोस्त कितना मुश्किल है, मेरे दोस्त कितना मुश्किल है भरी सड़क पर पत्ते की तरह उड़ते हुए चले जाना। और इस दिल्ली शहर में सुबह से शाम तक एक बूढ़े उदास गडरिये का चेहरा लिए हुए घूमते रहना या कहीं भी मिल जाना। केदार को मीर में और मीर को केदार में देखने की जो परिकल्पना है वह बहुत कमाल है, और इस सब से मैं अभिभूत हूं। अब चलते हैं इस साहित्य की मजलिस के अंतिम हस्ताक्षर की तरफ। प्रियदर्शन की तरह मुझे 80-90 का वह दशक याद आता है जब हम जगजीत सिंह को सुना करते थे। गम हो या खुशी हो, दोनों मौकों पर जगजीत सिंह खूब सुना जाता रहा। कुछ गजलें तो ऐसी रहीं जो हम अब तक दोहरा कर सुनते रहे हैं, और ऐसा ही आलम हम सबका है। हमने जिन्होंने 80 और 90 का दशक देखा, जब देश में हिंदी गजल, उर्दू गजल पॉपुलर हो रही थी, आगे बढ़ रही थी, लेकिन जिस तरह से जगजीत सिंह ने गाकर गजल को लोगों तक पहुंचाया, गजल को आम आदमी तक पहुंचाया, आम आदमी की पहुंच में कर दिया, वैसा शायद कोई और नहीं कर पाया। उस समय में लेखक कहते हैं, प्रियदर्शन कहते हैं, उस समय में पंकज उधास भी थे, लेकिन पंकज उधास की एक ही तरह की गजलें थी, इसलिए शायद वे लोगों तक उतना नहीं पहुंच पाए जितना जगजीत सिंह में एक और जो बात बताने वाली है, वो शायद मैं अपनी तरफ से ही कह रहा हूँ, वो सच भी है कि जगजीत सिंह की जितनी गजलें हैं वो छोटे बहर की गजलें उन्होंने गाई हैं। और अगर इसके साथ ही जगजीत सिंह के साथ ही उनके प्रिय शायरों का जिक्र भी आ जाता, कुछ का आया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शायर छूट गए हैं। उनका नाम है सुदर्शन फाकिर। सुदर्शन फाकिर हमारे पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद में ये जालंधर रहते रहे हैं। तो उनकी तमाम गज़लें शायद कोई भी लिखी हो, वो गज़ल जगजीत सिंह ने गाई है।
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक और गज़ल है उनकी, जो पत्थर के सनम पत्थर के खुदा, पत्थर के ही इंसान पाए हैं, तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा के आए हैं। ये भी एक इंसिडेंट से पैदा हुई उनकी कविता गज़ल थी। और एक और, आदमी आदमी को क्या देगा, जो देगा वही खुदा देगा। तो इस तरह की बहुत सी गज़लें जो सुदर्शन फ़ाकिर की जगजीत सिंह ने गाई हैं। जगजीत सिंह की एक और विशेष बात जो उनको पॉपुलर करती रही, हम तक पहुंचाती रही, हम बार बार सुनते रहे उनको, वो थी उनकी मखमली आवाज़। और जो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब में आवाज़ दी है, गालिब को आवाज़ दी है, वह बाकमाल है। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। सो मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे, इसका ज़िक्र हमने यहाँ किया है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं इस पुस्तक को, उनके लिए विशेष बात ये है कि इसमें निर्मल वर्मा, नामवर सिंह और जगजीत सिंह या केदारनाथ सिंह का तो ज़िक्र मैंने कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से बहुत महत्वपूर्ण लेखक इस पुस्तक में दर्ज हैं। पंकज सिंह, महाश्वेता देवी, कृष्णा सोबती, रमणिका गुप्ता, अर्चना वर्मा, विष्णु खरे, प्रभाष जोशी, राज किशोर, आलोक तोमर, अरुण कुमार पानी बाबा और भी बहुत से हैं जिनको आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। सो मैं प्रियदर्शन जी को यह पुस्तक लिखने पर बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। बहुत सुंदर पुस्तक। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।